नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। क्या खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत है? खुले में नमाज क्यों पढ़ी जाती है? किन देशों में खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदियां हैं और खुले में नमाज को लेकर नई बहस क्यों छिड़ी है? इन तमाम सवालातों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से बिहार पहुंची खुले में नमाज पढ़ने पर रोक मांग से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा है यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद अब बिहार में भी इसे लेकर सुर उठने लगे। अपने बयानों से चर्चित बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी इसकी मांग कर दी है और इस मांग के पीछे तर्क भी दिया है। निश्चित रूप से बिहार में भी अगर खुले में और सड़कों पर नमाज होता है तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिस तरह हरियाणा में लगाया गया है। शुक्रवार को बेवजह सड़क को जाम कर देना, सड़क पर आकर के नमाज पढ़ना, अगर हमारी आस्था है तो हम घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद फिर क्या है। इसीलिए मनोहर खट्टर जी ने जो भी किया है वो बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद के पात्र है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर सियासत करने वाली कांग्रेस और आरजेडी ने अपने बयानों से राजनीति को गरमा दिया है। इनको सिर्फ नमाज की चिंता है, हिंदू मुस्लिम और इसमें सद्भावना बिगाड़ने की चिंता रहती है। बयान बहादुर हैं, लेकिन बचौल जी ये बिहार है, कौन कहाँ रामायण पढ़ेगा, कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कहाँ नमाज पढ़ेगा, ये लोग खुद तय कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव होना है, आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव होना है, तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अलूल जलूल बयान करते हैं। अगर घर में ही अजान पढ़ना है तो घर में भी तो भगवान की पूजा करना है, तो क्यों फिर मंदिर मस्जिद जाते हैं? क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च में लोगों का आस्था होता है। जाहिर है खुले में नमाज पर सियासी घमासान अभी और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी विधायक की ओर से ये मांग उठा दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए, अब आप खबर तो समझिए कि आखिर ऐसी मांगे उठ क्यों रही है। दरअसल भारत का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है, लेकिन संविधान के भी ये भी कहता है कि धार्मिक आजादी एक दायरे में होनी चाहिए। इस्लाम धर्म में शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है और कई जगहों पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से पार्क या सड़कों को बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक रोक दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है आने जाने में। अब समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि सड़क पर नहीं बल्कि मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी चाहिए। इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों में के बाद भारत में सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि जो ये बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में हैं। लेकिन जो बात आपको सोचनी चाहिए वो ये है कि लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में 27 ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्र इस्लाम है। इसके बावजूद उन देशों के भी इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। सऊदी अरब में तो ये नियम है कि वहां गाड़ी रोककर कोई भी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता है। और पिछले दिनों इंडोनेशिया में ये फैसला लिया गया था कि वहां लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखा जाएगा। और सऊदी अरब में गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने पर रोक है। ये हाल तब जब इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों के बाद भारत में सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी बताते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज पढ़ी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात एक ऐसे सरकारी अधिकारी की जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो सब कुछ किया जिससे उसका उल्लू सीधा हो सके, उसकी जेब गर्म हो रहे।
बिहार का कौन है वो अधिकारी और उसके पास से कितने की रकम बरामद हुई है, इस रिपोर्ट में जानिए और फिर खबर समझेंगे। भ्रष्टाचार पर सरकार का प्रहार। दीपक कुमार के खिलाफ विजिलेंस का छापा। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। विजिलेंस की टीम ने हाजीपुर में पोस्टेड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना और मोतिहारी में विजिलेंस ने उसके ठिकानों को खंगाला। पटना में दीपक कुमार के घर से जो कुछ बरामद हुआ वो विजिलेंस टीम का होश उड़ाने वाला था। और देखिए, हैरानी की बात है, ब्रीफकेस में नोट रखे गए हैं और एक ब्रीफकेस है, ठीक इसके बगल में एयर बैग है। ये कैश है और इसमें 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। और ये देखिए किस तरीके से पैक किया हुआ है ये नोट। 10 रुपये का भी ये नोट है जो बैंक से निकाला गया लगता है। और ये हैरान करने वाली तस्वीर है। भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे ये अफसर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और 2-2 करोड़ रुपए घर में कैश के रूप में रख रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी कामयाबी निगरानी के लिए, एक बड़ा कैच। जो ऑर्नामेंट्स है, आप तस्वीरों में देखिए, जो आभूषण है उनको भी रिकवर किया गया है और वैल्यूअर आएंगे, उनकी भी कीमत लगाई जाएगी। दीपक कुमार के पटना स्थित घर से करीब 2.25 करोड़ रुपए कैश, 20 से 25 सोने और चांदी के बिस्किट, 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों के पासबुक, 2 दर्जन के करीब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा LIC में निवेश के कागजात, प्रॉपर्टी के पेपर और कई लाख के आभूषण जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ 6 लाख का डीए का मामला बनाते हुए FIR दर्ज की गई थी। उसी सिलसिले में कोर्ट से आदेश लेकर के आज सर्च का अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा प्लस जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी तो उसका वैल्यूअर से कराया जाएगा। बहुत सारे डीड वगैरह का कागजात भी बरामद हुए हैं, पासबुक वगैरह, जिसका अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। पासबुक कितना मिला? पासबुक लगभग 15-20 होगा। हाँ, 20-25 पासबुक है। विजिलेंस की टीम ने दीपक कुमार के मोतिहारी स्थित आवास पर भी छापा मारा और संपत्ति के कागजात खंगाले। इस छापेमारी के दौरान 8 सदस्यीय टीम पटना से आई है और मोतिहारी इनके पैतृक आवास पर छापेमारी कर रही है, जिस दौरान इसे क्या क्या संपत्ति मिली है और इसकी जांच हो रही है। पिछले 8 घंटों से चल रही छापेमारी में यहाँ पर 8 अधिकारी और लगे। निगरानी विभाग के DSP ने बताया कि दीपक कुमार के मोतिहारी स्थित पैतृक आवास से भी प्रॉपर्टी में निवेश के कागजात मिले हैं। जो पैतृक आवास से भी विभिन्न तरह के निवेश के कागजात प्राप्त हुए हैं, कई पासबुक प्राप्त हुए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। कितने देर से छापेमारी हुई, क्या थी सूचना? हमारी एक साथ पूरे राज्य में 10 बजे शुरू की गई थी ठिकानों पर। अब जरा सोचिए, जिस अधिकारी ने अपने घर में 2.25 करोड़ से अधिक रुपए छुपा कर रखे हैं, उसने अपने पूरे कार्यकाल में कितनी काली कमाई इकट्ठी की होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अब खबर तो समझिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी का काम श्रम कानून का पालन कराना है और श्रम अधिनियमों के तहत काम कराने वाले संस्थानों पर नजर रखना है। लेकिन श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने करप्शन का खेल खेला और जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जनता को लूटा। बड़े बड़े ठेकेदारों से घूस लेकर काम को अंजाम दिया और नियमों की अनदेखी कर ठेकेदारों को NOC दिया और काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन करप्शन पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति है और बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी विभाग की लगातार नजर बनी हुई है।
3 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन पहले 9 दिसंबर को मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के घर पर छापेमारी हुई थी और विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जो कार्रवाई की थी और उत्पाद अधीक्षक के पास से भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता लगा था। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर और अब बात न्यूज 18 की खबर की। असर क्या, एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IGIMS में लगे जीनोम लैब के लिए फंड की कमी की खबर हमने आपको 4 दिन पहले दिखाई थी। बताया था कि ओमिक्रॉन से दहशत के बीच जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन कितनी जरूरी है। हमारी खबर का जोर और IGIMS की मांग को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है और फौरन जीनोम लैब के लिए 30 लाख का फंड जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन अब मशीन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जीनोम लैब को मिला 30 लाख का फंड। 30 लाख रुपए हमारे सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई। यही वो मशीन है जो दुनिया को दहशत में डालने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकती है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट का पूरा बायोडाटा निकाल सकती है। इस मशीन को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन कहते हैं। पटना के IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग का पहला सेंटर बनाया गया है, लेकिन सेंटर में बड़े खर्च को देखते हुए IGIMS प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग से फंड की मांग की थी, जिस पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए फिलहाल 30 लाख का फंड मुहैया करा दिया है। हमने बताया कि एक बार टेस्ट करने का 15 लाख रुपए लगता है और उसके लिए जो है एक बार में कम से कम 1 और मैक्सिमम 96 सैंपल टेस्ट हो सकता है, यानी पर सैंपल जो है वो कॉस्ट इसमें डिवाइडेड होता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि 2 रन का हम आपको पैसा दे देंगे और इसके लिए आप लिखित रूप में हमसे मांग कीजिए। हमारा संस्थान की तरफ से हमारे निदेशक ने लिखित रूप में सारी जानकारी दी और उसका जो बजट के लिए मांग की। 30 लाख रुपए मिले हैं। 30 लाख रुपए हमारे सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई और प्राप्त हो गया, जिससे हम लोग रिएजेंट अब खरीद के और अपना सुचारू रूप से लैब को चला सकते हैं। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में एक बार में 96 सैंपल की जांच होती है, जिस पर तकरीबन 15 लाख का खर्च आता है। ऐसे में 30 लाख की राशि से अब 192 सैंपल की जांच हो सकेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर तो समझिए कि मौजूदा समय में जीनोम सीक्वेंसिंग कितना जरूरी है। कोरोना वायरस के रूप बदलने की प्रवृत्ति होती है और कोरोना बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है और अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में अपना पांव पसार रहा है। कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का ट्रैक रखना जरूरी होता है और RT-PCR हो या कोई भी जांच हो, जांच में सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव का पता चलता है, लेकिन जीनोम डेल्टा हेल्प ट्रैक कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में मददगार है और पटना के IGIMS में देश का 13वां जीनोम लैब बनाया गया है। कोरोना के बदलते स्ट्रेन को देखते हुए यानी कि ओमिक्रॉन को देखते हुए जीनोम लैब तैयार किया गया है और जीनोम लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से वायरस का पता लगाया जाता है। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह का दिखता है, इसकी पूरी जानकारी हमें जीनोम से मिलती है और इस वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं और इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। मतलब ओमिक्रॉन को देखते हुए जीनोम लैब जो है वो बेहद जरूरी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने 30 लाख का फंड जारी कर दिया है।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अब बात आयुर्वेद पर्व की। नालंदा के राजगीर में आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया और आयुर्वेद पर्व में देश भर के 1500 आयुष चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 50 बड़े बड़े आयुर्वेद कंपनी का स्टॉल भी लगाया गया है। इसका मकसद लोगों में आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़ाने और इलाज के लिए आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे दादा पिता के बाद मेरे बड़े भाई भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही भविष्य में राजगीर में ही नेचुरोपैथ का एक संस्थान खोलने का भी भरोसा दिया है। राजगीर में नेचुरोपैथ का भी एक संस्थान हम जरूर चाहते हैं कि यहाँ नेचुरोपैथ स्थापित हो जाए ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिले। कि मेरे जो दादा वो भी वैद्य थे, उनके पिताजी भी गए और आप जानते हैं कि मेरे बड़े भाई जो है वो भी वैद्य हैं। तो इसलिए हर तरह से जो कुछ भी काम है इसको बढ़ावा दीजिए और हम लोग तो करेंगे। चलिए अब इस खबर को समझिए। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और अब दुनिया में कोई चिकित्सक पद्धति नहीं थी। जब आचार्य सुश्रुत ने विधिवत शल्य चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी तो ये पद्धति बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे आज के सर्जन करते हैं। आचार्य चरक ने मेडिकल साइंस का मजबूत ढांचा तैयार किया। कोरोना काल में दुनिया का ध्यान भारत के आयुर्वेद पर गया और केंद्र सरकार का जोर भी आयुर्वेद के बढ़ावे पर है। राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद का आयोजन किया जा रहा है, जहां नामी गिरामी 50 आयुर्वेद कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं और केंद्र सरकार की ओर से बिहार के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली और असम के गुवाहाटी में भी आयुर्वेद महापर्व का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। जाहिर इन सबके बीच इनके पीछे आयुर्वेद को और आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। नालंदा का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर है और आज शनिवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसका उद्घाटन अपने हाथों से किया और आज से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस आयुर्वेद पर्व में 1500 जो चिकित्सक हैं वो शामिल होंगे। और चलिए आपको बड़ी खबर बेतिया से बता दें, जहां मानपुर जंगल में बाघिन का मिला शव। तो बड़ी खबर बेतिया से, जहां मानपुर जंगल में बाघिन का शव मिला है। बाघिन के शव पर जख्म के निशान नहीं है, आपको बता दें, और चक्रसन गांव के पास मिला है शव। कल होगा बाघिन के शव का पोस्टमार्टम। तो देखिए यह बड़ी खबर बेतिया से, जहां मानपुर जंगल से बाघिन का शव मिला है और बाघिन के शव पर जख्म के निशान नहीं है। चक्रसन गांव के पास मिला है शव और कल होगा बाघिन के शव का पोस्टमार्टम। 2 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। 9 से 10 साल के बीच है मृतक बाघिन की उम्र और वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां मानपुर जंगल में बाघिन का शव मिला है और बाघिन के शव पर जख्म के निशान नहीं है। चक्रसन गांव के पास बाघिन का शव मिला है और आपको बता दें कि कल बाघिन के शव का पोस्टमार्टम होगा। 2 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है और मृत बाघिन की उम्र 9 से 10 साल के बीच की बताई जा रही है। और आपको बता दें इस पूरे मामले पर वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की है। तो ये बड़ी खबर, जहां बाघिन का शव मिला है, मानपुर जंगल में बाघिन का शव मिला है। 9 से 10 साल के बीच की बताई जा रही है बाघिन। और आपको बता दें कि बाघिन के शव पर जख्म के निशान नहीं है। चक्रसन गांव के पास से मिला है शव। 2 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। और इधर भागलपुर के नाथनगर में एक बार फिर बम विस्फोट की घटना में 2 बच्चे जख्मी हो गए। घटना नाथनगर के रेलवे स्टेशन के पास मोमिन टोला की बताई जा रही है। जख्मी दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित के परिजनों के मुताबिक मोहल्ले में 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी कूड़े के ढेर से मिले एक बैग को किसी बच्चे ने पटक दिया, जिससे तेज धमाके के बाद बैग में रखा जो बम था वो विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चे घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बम की
तीव्रता कितनी थी और बम वहां कैसे पहुंचा, इन सारे सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। 2 दिन पहले भी नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बैठे तो उसे बम विस्फोट हुआ, तो बम विस्फोट हुआ तो हम खाना छोड़िए कि हम बाहर निकले कि बच्चा सब तो मेरा भी रहता वहाँ पर खेलता, तो आए तो कोई पता नहीं चले, मगर इंस्पेक्टर जो भी दौड़ा तो वो बोली कि एक तो बच्चा का हाथ जख्मी हुआ, मगर उधर जा रहा था, कोई कुछ बोला नहीं, तो हम लोग फिर चुप हो गए। अब फिर दूसरा आदमी वहाँ पर बताया कि एक तो बच्चा तुम्ही का बच्चा को चोट लगा, बंडिश उंडिश कर, तब हम दौड़े खोजने के लिए। और खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।